हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज जो नवंबर के फर्स्ट वीक का है और ये थर्ड लेक्चर है। राइट। इसके अंदर जो हमने टॉपिक्स लिए हैं वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहला तो है वो ग्रीन बॉन्ड। ये एक्चुअली इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए यानी उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो इन्वायरमेंट रिलेटेड यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाती है उसके लिए इस तरीके के बॉन्ड इशू किए जाते हैं। राइट, इस पे रिटर्न जो है वो फिक्स्ड होती है ताकि गवर्नमेंट जो लोग हैं उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करें और इस काम के लिए, इस टाइप के काम के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के काम के लिए फंड रेज किया जा सके। देन नद प्रभु केम्पेगौड़ा, ये बेंगलोर से कर्नाटक से रिलेटेड है। मचू रिवर जब ये गुजरात में एक ब्रिज गिर गया था मोरबी में, उसके ऊपर है। ब्लैक सी हम जानते हैं रशिया यूक्रेन में काफ़ी फाइट चल रही है जिसकी वजह से हमने ब्लैक सी काफ़ी न्यूज़ में देखा है, तो ये यहाँ भी है। माउना लाओ वोल्केनो, ये दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो है जो कि अभी रिसेंटली ही फटने वाला है, ऐसा ये अनुमान लगा है, प्रोजेक्शन है। आईएमटी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है ये नेवी का। देन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशंस, क्योंकि कभी-कभी कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी पूछे जाते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। सीएए से रिलेटेड भी कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए। देन जल जीवन मिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर घर नल का जल वाला स्कीम है इसके अंदर। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, बस अगर इतना भी आपने पता कर लिया है तो दिस मच वुड बी एनफ। डेवलपिंग कंट्री टैग टू चाइना। तो ये इस तरह के कुछ टॉपिक्स हमने लिए हैं, देखते हैं इनको एक-एक करके डिटेल में। फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, इंडिया का फर्स्ट ऐसा ग्रीन बॉन्ड हमने इश्यू किया है। राइट, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑब्वियसली निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने इसको इश्यू किया है। राइट, अब इसमें सीन क्या है? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स विल बी इशूड फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ग्रीन प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि वैसे जिससे हम एनवायरनमेंट को सेव कर सके, यानी कि उससे पॉल्यूशन कम हो। इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए फंडिंग हमें लोग उस तरीके की फंडिंग, उस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड इशू गैदर कर सकें, उसके लिए ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं। हमारा जो टारगेट है पंचामृत का, जिसमें 5 टारगेट रखे गए हैं, ठीक है ना? वो जो कॉप 26 में मोदी जी ने ये पंचामृत का जो आइडिया था, वो वहाँ पे दिया था। उसी के अंदर ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये जो ग्रीन बॉन्ड इश्यू करने का जो आइडिया है, ये इसी के अंदर ही आया गया है। उसी को फुलफ़िल करने के लिए पंचामृत में जो जो 5 वाव्स हैं, जो 5 कस्में हमने खाई हैं कि हम ये सब टारगेट पूरा करेंगे, उसी के अंदर ये उसी को फुलफ़िल करने के लिए ये ग्रीन बॉन्ड इश्यू किए गए हैं, राइट? नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें 2070 तक हमारा नेट न्यूट्रल यानी कि नेट एमिशन जो है वो ज़ीरो नेट एमिशन करेंगे हम 2070 तक। चाइना का 2060 है, यूएसए का 2050 है, हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा है ये सब, तो आई थिंक उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो इस तरीके के जो ग्रीन बॉन्ड होंगे, एक्सक्लूसिवली फंड प्रोजेक्ट्स दैट हैव पॉजिटिव एनवायरमेंटल और क्लाइमेट बेनिफिट्स। ऑब्वियसली इससे एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट को बेनिफिट मिलेगा और इस तरीके के ग्रीन बॉन्ड पे जो रिटर्न होगा वो फिक्स्ड होता है ताकि जो लोग हैं वो आसानी से इसमें इन्वेस्ट कर सकें। राइट, दिस इज अनलाइक स्टैंडर्ड बॉन्ड्स द प्रोसीड ऑफ व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पस। यहाँ पे जो पैसे इस बॉन्ड से जो इशू आई मीन जो प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे आएंगे उसको सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे ही खर्च किया जाएगा, कहीं और खर्च नहीं किया जाएगा। अभी तक 2020 तक 24 नेशनल गवर्नमेंट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन बॉन्ड, इस तरीके की ग्रीन बॉन्ड इशू करी है और कुल मिला के 111 बिलियन डॉलर्स पैसे जो है वो जमा किए जा चुके हैं। नादा प्रभु केम्पेगौड़ा, ये एक्चुअली एक विजयनगर एम्पायर से के चिफ्टन हैं जो थे, नहीं हैं अभी, थे कभी। तो उनके नाम पे एक 108 फीट की एक बड़ी-सी स्टैच्यू बनाई गई है कर्नाटक में, बेंगलुरु एयरपोर्ट के सामने पास, ठीक है ना? 108 फुट स्टैच्यू ऑफ नाडाप्रभु केम्पेगौड़ा, ठीक है ना? टर्मिनल 2 ऑफ बेंगलुरु एयरपोर्ट में बनाया गया है और ये इम्पोर्टेंट है। अब इससे सीन क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे बनाया गया है, वो कौन थे और इसकी कुछ वो स्टैच्यू के बारे में भी थोड़ा-सा पता होना चाहिए। वो जो स्टैच्यू है उसको स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, ठीक है ना? ये ब्रोंज़ का बना हुआ है और जो इसके स्कल्पचर हैं, पद्म भूषण अवॉर्डी राम वंजी सुतार, जिन्होंने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इन्होंने ही बनाई है, ठीक है ना? जो स्कल्पचर है वो स्कल्प्टर है वो यही है। राम वंजी सुतार। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ये ध्यान में रखना है। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, उसको भी इन्होंने ही बनाया है। इस स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ब्रोंज का बना हुआ है ये।
राइट। अब ये यलहंका यलहंका ये कर्नाटक में जगह है, बैंगलोर में के पास, बैंगलोर में ही है एक्चुअली। वहाँ पे यहाँ पे एयर फ़ोर्स की ट्रेनिंग सेंटर भी है, मेरी भी ट्रेनिंग यहीं पे हुई थी। यलहंका में ही इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग सेंटर है एयर फ़ोर्स की, जहाँ पे मेरी भी ट्रेनिंग हुई थी और सारे एयर फ़ोर्स वाले वहीं पे ट्रेनिंग लेते हैं। तो वहीं पे ये इसको वहीं से ये आते हैं, यानी इनका जो 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 चीफ़ थे, वो इसी एरिया के चीफ़ थे। विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है ये, और ये बेंगलुरु के ये फाउंडर भी कहे जाते हैं, क्योंकि यलहंका जो है बेंगलुरु में ही है। बेंगलुरु जो सिटी है उसके फाउंडर भी इन्हीं को कहा जाता है, नामदफा केम्पेगौड़ा को, ठीक है ना? नादप प्रभु केम्पेगौड़ा, ठीक है? तो ये 108 फीट की स्टैच्यू है, ब्रोंज़ की बनी हुई है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी स्टैच्यू है जो किसी सिटी फाउंडर के नाम पे बनाई गई हो, राइट? माचू रिवर के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये गुजरात में माचू रिवर हमने देखा है कि मोरबी में एक ब्रिज गिर जाता है, उसमें कई लोगों की जान चली जाती है, और ये गुजरात में होता है। तो माचू रिवर, अब क्वेश्चन ये है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये पूछा, मोरबी तो सबको पता है कि मोरबी में एक ब्रिज गिर गया था, पर वो किस रिवर के ऊपर ब्रिज था, दैट इज़ माचू रिवर। ठीक है ना? ये हमें पता होना चाहिए, माचू रिवर। ये मोरबी डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, जिसमें 135 लोग, व्हिच किल्ड ऑलमोस्ट 135 पीपल, काफ़ी लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग थे उसपे, तो काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। ये माडला हिल्स, ये जो रिवर है माचू रिवर, ये माडला हिल्स से निकलता है। इसका मैप हम देख लेते हैं जस्ट मैप पे। ये यहाँ से इसका सॉरी ये यहाँ से इसका ओरिजिन है, ठीक है ना? और यहाँ से ऐसे निकल कर के मोरबी से होते हुए यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में जाके ये ऐसे गिर चला जाएगा। तो ये इसका जो मतलब जो पाथ है इसका, वो इस तरीके से है, ठीक है? वो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यस, तो हमने मैप देख लिया। अब जो माचू रिवर है हमने देख लिया कि मोरबी डिस्ट्रिक्ट में है, वो माडला हिल से निकलता है, और सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ से वो बहता हुआ निकल जाता है, रन ऑफ कच्छ में जाके गायब हो जाता है। रन ऑफ कच्छ एक्चुअली एक ऐसा एरिया है जहाँ पे नदियाँ गायब हो जाती है, क्योंकि उसमें काफ़ी बालू है, नमक वगैरह सब वहीं से निकलते हैं, तो नदियाँ वहाँ पे जाके गायब हो जाती है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसका जो सोर्स है वो यहाँ तक है, पर सी है, जो गल्फ ऑफ कच्छ है वो यहाँ पे है, तो वाटर सोर्स तो यहाँ पे है, लेकिन ये नदी जो है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, राइट? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने इसके बारे में देखा। देन एक और चीज़ है, जो मोरबी जो है वो एरिया, वो डिस्ट्रिक्ट किस लिए फ़ेमस है? सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए। इंडिया की 70% जो सिरेमिक प्रोड्यूस होती है, वो मोरबी डिस्ट्रिक्ट से ही होती है। तो इसलिए भी काफ़ी ये फ़ेमस है, और हमें इसके बारे में जानना भी चाहिए, राइट? ये मैप हमने जस्ट देख लिया, बस इतना काफ़ी होता है। देन ब्लैक सी, क्योंकि अब रशिया एंड यूक्रेन की फाइट हम देख रहे हैं कि रशिया प्लस यूक्रेन जो है वो फाइट कर रहे हैं। तो इस फाइट की वजह से हमें इस ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो एटलीस्ट इसके चार आस-पास की कंट्रीज़, स्ट्रेट्स, कौन आस-पास के सी है, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ सबसे पहले 6 कंट्री हैं जो इसके बॉर्डर करती हैं। यूक्रेन, ऑब्वियसली रशिया, दोनों फाइट ही कर रहे हैं। जॉर्जिया, टर्की तो याद ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे ही बहुत फेमस है। बुल्गारिया एंड रोमानिया। तो ये रशिया, यूक्रेन तो फाइट ही कर रहे हैं, टर्की तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। जॉर्जिया, बुल्गारिया एंड रोमानिया, ये 3 कंट्री ही आपको याद रखना है, बाकी 3 तो वैसे ही याद रहेंगे। बुल्गारिया, जॉर्जिया एंड रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, ये बस आपको इतना याद रखना है। इसको ब्लैक सी का जो दूसरा नाम है वो यूक्रेन सी है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ़ ये नाम भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी का कोई और दूसरा नाम है क्या, और वो क्या है? तो यूक्रेन सी इसका दूसरा नाम है। उसके बाद ये ब्लैक सी है, हम देख रहे हैं कि ये जो एरिया है वो ब्लैक सी है, ठीक है ना? क कंट्रीज़ हम देख सकते हैं, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, ये ऐसे क्लॉकवाइज़ अगर हम चलें, तो यूक्रेन से स्टार्ट करके हम रोमानिया तक पहुँच सकते हैं। मोल्डोवा जो है वो यहाँ पे बॉर्डर नहीं होता है, लेकिन क्योंकि है तो काफ़ी नज़दीक ही, लेकिन वो इसके आस-पास नहीं है, दूर है यहाँ से, राइट? तो ये 6 कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक सी को बाउंड्री, इसकी बाउंड्री जो है ब्लैक सी के ऊपर है। नाउ इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मैं ये दिखा दूँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉरी, ये ना थोड़ा यहाँ पे कुछ दिक्कत कर रहा है। ओके, हाँ। अब यहाँ पे क्या ये कुछ स्ट्रेट्स है, कुछ सी है, वो हम देख लेते हैं। जैसे ये है कैस मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना? ये ब्लैक सी हो गया। यहाँ पे सी ऑफ अज़ोव है। ये देखना है आपको, ये भी ब्लैक सी से ही कनेक्ट होता है। इसको जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है, वो है स्ट्रेट ऑफ कर्श, ठीक है? अब स्ट्रेट क्या होता है? जैसे 2 लैंड मास, सॉरी 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने वाले बीच से एक वाटर बॉडी ही होगी, एक नैरो पासेज होगा, जिसको स्ट्रेट कहते हैं। पनामा स्ट्रेट है, ठीक है ना? उसके बाद पाक बे है, पाक बे बे तो अलग है, जैसे हमारा है,
इंडिया श्रीलंका के बीच में। तो जो भी 2 लैंडमास के बीच में जो होता है उसको लिस्थमस कहते हैं। जो 2 बड़े लैंडमास के बीच में एक छोटा-सा लैंडमास जैसा ऐसे कनेक्टिंग कोई रास्ता हो, इधर भी वाटर बॉडी है, इधर भी वाटर बॉडी हो, तो ये होता है इस्थमस। बाकी जो दूसरा है, जो ये एक वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है, इसके बीच में अगर ये पतला-सा कोई रास्ता निकल रहा है, जो कि वाटर बॉडी ही है अगेन, तो इसको कहा जाएगा स्ट्रेट, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम स्ट्रेट्स को समझ सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सी ऑफ अज़ोव है, राइट? यहाँ पे जो सी ऑफ अज़ोव है वो ब्लैक सी से स्ट्रेट ऑफ कर्श की वजह से कनेक्ट होता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी हमने देख लिया। उसके बाद डार्डानेल स्ट्रेट है, जो कि हम देख रहे हैं कि ये है मार्मारा सी है और ये है कैस्पियन सी। तो इन दोनों को जो जोड़ने वाला है वो डार्डानेल्स है। ठीक है ना? उसके बाद आई मीन यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, ठीक है ना? सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कनेक्ट करने के लिए बोस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक है? सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करने के लिए बोस्फोरस स्ट्रेट है। एजियन सी यहाँ पे एजियन सी और यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, इस दोनों को कनेक्ट करने के लिए डार्डानेल्स है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए एग्ज़ाम में, ये मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कौन-सी वाटर बॉडी को कौन कनेक्ट कर रहा है क्योंकि वैसे ही बहुत न्यूज़ में है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। इसको जस्ट मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँ थोड़ा-सा। यहाँ पे सी ऑफ अज़ोव है, ठीक है? इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास स्ट्रेट ऑफ कर्श है। अज़ोव सी ब्लैक सी से कनेक्ट हो रहा है और ये है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ कर्श, राइट? उसके बाद यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है, जो अगेन 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है। पहले तो स्ट्रेट का डेफिनिशन पता होना चाहिए, 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करेगा तो उसको स्ट्रेट कहते हैं। तो ये द स्ट्रेट बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा जो यहाँ पे है, उसको कनेक्ट कर रहा है। सी ऑफ मरमरा को एजियन सी के साथ यानी ये वाला एजियन सी है, इसको कनेक्ट करने के लिए डार्डानेल्स है, डार्डानेल स्ट्रेट और डार्डानेल्स एजियन सी और सी ऑफ मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करने के लिए वैसे तो कुछ है नहीं यहाँ पे, पर ये फिर एजियन सी जो है ये फाइनली यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में खुल जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो 3 स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफ कच्छ, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड सॉरी डार्डानेल स्ट्रेट, तो ये सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे भी आ जाएँगी। जैसे टर्किश स्ट्रेट सिस्टम डार्डानेल्स है, बोस्पोरस है, मरमरा सी है, फॉर्म से ट्रांजिशनल बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी, ये तो हमने जस्ट अभी देख लिया। अब जो यहाँ पे सी ऑफ अज़ोव फॉर्म से नॉर्दर्न एक्सटर्नल ब्लैक सी लिंक टू द स्ट्रेट ऑफ कर्श, ये भी हमने देख लिया था। इट हैज़ एनॉक्सिक वाटर सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल, यानी जो ब्लैक सी है वहाँ पे जो उसके वाटर में वाटर की ऑक्सीजन की कमी है जिसको एनॉक्सिक भी कहते हैं। इसी वजह से इसको एनॉक्सिक कहते हैं, यानी कि एक नॉक्सिक उसका जो वाटर है ब्लैक सी का, दैट इज़ एनॉक्सिक, यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो कम है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माउना लाओ लोआ वोल्केनो, माउना लोआ वोल्केनो, राइट? अब इसको पहले हम मैप पे देखते हैं। ये एक्चुअली पैसिफिक ओशन में आता है माउना लोआ, जो कि वेस्ट साइड ऑफ यूएसए में ये आपको मिल जाएगा। पैसिफिक ओशन यहाँ पे है, माउना लोआ। अब ये आइलैंड जो है इस पे हम देख सकते हैं कि ये माउना किया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अभी, और यहाँ पे है माउना लोआ, ठीक है? ये वाला पार्ट, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है, सॉरी नॉट आइलैंड, वोल्केनो है इंडिया वर्ल्ड का, नॉट इंडिया का। मेरे को द बिग आइलैंड्स ऑफ हवाई, ये लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, एक्टिव वोल्केनो जो है वर्ल्ड का उसमें सबसे बड़ा है। ये अभी रिसेंटली एक्टिव होने वाला है, ऐसा ये प्रोजेक्शन है। जो सबसे टॉलेस्ट है वर्ल्ड का वो माउना किया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, माउना किया एंड माउना लोआ, राइट? 38 ईयर्स अगो ये लास्ट टाइम ये एक्टिव हुआ था। ये है हमारा रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना? ये हमें पता है कि ये है रिंग ऑफ फायर जो है, ये यहाँ पे पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन, ये यूएसए है, राइट? और ये पूरा जो है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ये यहाँ पे इंडिया और ये इंडोनेशिया वाला पूरा एरिया है, तो ये रिंग ऑफ फायर हमें हमने देखा था ज्योग्राफी में भी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से कैसे जो ये वोल्केनिक रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक आती है, वोल्केनोज़ होते हैं। वोल्केनोज़ के रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है कि उन ये सारे पॉइंट जो रेड डॉट्स है, ये सारे वोल्केनो के पॉइंट्स हैं और यहीं पे वोल्केनो आएँगे तो ऑब्वियसली अर्थक्वेक्स भी आएँगे। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वोल्केनोज़ का अराउंड द वर्ल्ड, वो इस तरीके से इस रिंग ऑफ फायर को फॉलो करता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। अभी जो रिसेंट इंडिया के, अब हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि इंडिया में ऐसे कौन-कौन से वोल्केनोज़ हैं।
इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है जो कि बैरन आइलैंड है, ठीक है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैरन आइलैंड एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा भी गया है। तो ये हमारा ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन बैरन आइलैंड है जो कि अंडमान आइलैंड में है। उसके बाद नारकोंडम आइलैंड में भी दूसरे हैं लेकिन ये सारे एक्टिव नहीं है। नारकोंडम आइलैंड वोल्केनो है अंडमान में। बारातांग है अगेन अंडमान में, डेक्कन ट्रैप्स है महाराष्ट्र में, धीनोधर है गुजरात में एंड धोसी हिल्स है हरियाणा में। तो इतने सारे हमारे पास आइलैंड्स हैं। सॉरी नॉट वोल्केनो, इतने सारे वोल्केनोज़ हमारे पास हैं, जिसमें से एक जो है वो एक्टिव है बैरन आइलैंड। देन है रिसेंटली इरप्टेड जो अभी रिसेंटली ऐसे इरप्ट हुए हैं, उसमें से एक इक्वाडोर में है जिसको सांगे वोल्केनो कहेंगे, फिलीपींस में है ताल वोल्केनो एंड माउंट सिनाबंग वोल्केनो है जो कि इंडोनेशिया में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे वोल्केनोज़ जो है ये रिसेंटली इरप्ट हुए हैं और ये इंडिया का वोल्केनो हो गया और हमने जो मानालाव देखा अभी रिसेंटली होने वाला है वो नियर फ्यूचर इरप्ट होगा। देन आईएमटी यानी कि इंडिया एंड मोज़ाम्बिक, तंजानिया, ये आईएमटी का मतलब ये होता है ट्राइलैटरल एक्सरसाइज़। ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज़ हैं और ये नेवी की एक्सरसाइज़ है, ठीक है ना? इंडियन नेवी की। तो ये क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सरसाइज़ हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, वैसे एक्सरसाइज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते नहीं हैं, पर क्योंकि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऐसा होता है तो उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सरसाइज़ है जो हम कर रहे हैं इंडिया में, इंडियन ओशन में ही होगा, राइट? और हमारा एक प्रोग्राम है सागर स्कीम, ये हमारा एक एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है सागर, जिसमें हम सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी इंडियन ओशन रीजन में जो क्योंकि इंडिया ही है जो सबसे बड़ी कंट्री इंडियन ओशन रीजन में, तो हम सबको सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी नेवी भी है। तो हमारा नेवी का रोल जो है वो इस तरीके का होता है कि हम सबको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी एंड ग्रोथ इन द ऑल इन द रीजन, राइट? एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एनएसएसओ जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें डेटा देती है। उसके बारे में कुछ एम्प्लॉयड जो है वो जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अनएम्प्लॉयड जो लोग काम ढूँढ रहे हैं पर उनको मिल नहीं रहा है काम, नॉट सीकिंग ये खाली बैठे हुए लोग हैं जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काउंट करते हैं लाइक अनएम्प्लॉयड वर्कर्स जो ये वर्कर अनएम्प्लॉयड हैं, टोटल लेबर फोर्स यानी टोटल लेबर फोर्स है इंटू 100 तो इस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट काउंट करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कि कुछ टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कुछ डेफिनिशंस। जैसे कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है कि काम है 4 लोगों का पर उसमें 14 लोग काम कर रहे हैं। राइट जैसे खेती कर रहे हैं घर में, तो बच्चे हैं, बूढ़े हैं जवान हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। भले ही कि वो काम तो 2 लोगों का ही था, पर उसमें अब सब लोग हैं घर में और कोई दूसरा काम भी नहीं है, तो सारे लोग कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हमें दिख नहीं रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, पर है क्योंकि काम ही नहीं है, तो वहाँ पे 4 लोगों का जहाँ काम था, वहाँ 14 लोग काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि जैसे फार्मर्स ही इसमें इसके अगेन टारगेट होते हैं क्योंकि फार्मर्स जो फार्म फार्म लेबरर्स होते हैं जो सपोज़ गेहूँ काट रहे हैं, धान काट रहे हैं, तो सीज़न चेंज हो जाएगी तो वो खेती खत्म हो जाती है तो फिर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, फिर सीज़न आती है तो वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं। वल्नरेबल वो लोग हैं जिनके बारे में कोई डेटा नहीं सरकार के पास या फिर उनको कोई सेफ्टी वेलफेयर स्कीम्स है उसके वो पार्ट नहीं हो पाते, उनको आइडिया नहीं है या फिर वेलफेयर स्कीम्स जो है वो उसको कवर नहीं कर रही है। उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में सबसे बड़े हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत इनफॉर्मल सेक्टर हमारा सबसे बड़ा है, तो इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ये सारे वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट में आएँगे, नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल होता है जब आपके अंदर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, ठीक है ना? कि लोग के स्किल सेट जो है, वो जो पुराने स्किल सेट थे, वो अब स्किल सेट काम नहीं करेंगे, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएँगे। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको मिसमैच भी कहते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये तो बिज़नेस साइकिल पे डिपेंड करता है, जैसे रिसेशन आएगा, तो फिर लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, तो फिर लोग परचेज़िंग पावर कम हो जाएगी, तो उससे बिज़नेस डूब जाएँगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि जब सपोज़ कोई मेरा फ्रेंड है जो अभी जॉब में था लेकिन उसको जॉब चेंज करना है, तो उसके बीच में टाइम है। नाउ शी इज़ लूकिंग फॉर अ जॉब पर उसके पास जॉब है नहीं, ठीक है? अगर ऐसा हो जाए तो उसको कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कि बीच का जो टाइम है उसमें आप जॉब ढूँढ नहीं पाते, ठीक है ना? आपको टाइम नहीं मिलता, आपको टाइम मिलता है पर देयर इज़ अ गैप तो उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अगेन ये जब पूरी इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, तो अगेन उसकी वजह से भी काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट आती है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
ठीक है? तो ये हमने कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनिशन के बारे में देखा, आप उसको फिर से देख सकते हैं। तो और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी सेक्शन में हो सकता है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल ये सब पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, राइट? सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये एक्ट पास होता है, इस पे काफ़ी प्रोटेस्ट होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि रख लिया जाए क्योंकि क्या पता कल को पूछ लिया जाए। तो इसमें 6 ऐसे रिलिजन्स हैं जिनको बुलाया जाएगा, ओनली नॉन मुस्लिम जो लोग मुस्लिम नहीं है उनको। कहाँ थी 3 ऐसी कंट्रीज़ है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है ये तीनों और यहाँ पे जो दूसरे नॉन मुस्लिम हैं, उनको काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कि पाकिस्तान में कभी मंदिर तोड़ दिया जाता है, कभी किसी का कन्वर्जन हो जाता है, कभी किसी का रेप हो जाता है, कभी किसी का मर्डर हो जाता है और अक्सर ये सुनने को आता है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम लाई सीएए लेकिन इसके पीछे काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है। जो कट ऑफ डेट है वो 31 दिसंबर 2014 है, यानी इसके पहले जो लोग आ चुके हैं इंडिया में, उनको सिटीज़नशिप मिल जाएगी सीएए के अंडर, उसके बाद जो आए हैं उनको नहीं दी जाएगी, राइट? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। जल जीवन मिशन, अब जल जीवन मिशन क्या है कि हर घर नल का जल, हर घर जल, यानी हर घर में जो है पीने का पानी होना चाहिए, ये स्कीम है बाय 2024। ये कट ऑफ डेट जो है थ्रेशोल्ड डेट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि कब तक हमें ये अचीव करना है, राइट? बाय 2024 हमें हर घर नल का जल चाहिए। राइट 2019 में ये लॉन्च किया जाता है 50 इसमें स्कीम क्या है कि 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड और एक घर में 4 लोग हैं तो 55 इंटू 4 कर दीजिए हर एक दिन इतना पानी तो आपको मिनिमम मिलना ही चाहिए फंक्शनल टैप के थ्रू यानी कि बाय 2024 यानी कि टैप्स लगाए जाएंगे मेरे गांव में भी टैप्स लग चुके हैं घर के बाहर टैप लगा हुआ है और उसमें पानी आता है ठीक है। ये जन आंदोलन फॉर वाटर यानी कि हर सबको क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जहाँ पे पानी है ही नहीं। लोगों को काफ़ी दूर-दूर किलोमीटर्स तक चल के जाना पड़ता है, वो घड़ा लेकर के और उसमें पानी लेके आना पड़ता है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री अभी रिसेंटली फॉर्म की गई है। देन ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यानी कि इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसकी वजह से इसमें जो फंडिंग है वो कुछ इस तरीके से इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। कुछ स्टेट्स हैं जैसे गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी हैव अचीव्ड 100% हाउसहोल्ड कनेक्शन इन रूरल एंड हैव बिकम हर घर जल। तो गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार एंड पुडुचेरी ऐसे 4 स्टेट्स हैं। यूटी भी है जिसके अंदर 100% घर में जल पहुँच चुका है। ठीक है। देन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये एक 2022 में ये एक्चुअली हर साल ही आती है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है। अब हम देखते हैं कि इसका 5 की कैटेगरीज़ हैं इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो इन सब जगहों पे जो है ये जो रिपोर्ट रिलीज़ होता है उसके बारे में बातें होती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है यानी नॉन इसमें एक कह सकते हैं एक ऐसी बॉडी है जो पॉलिसीज़ को अराउंड द वर्ल्ड ऐसे इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि इन गवर्नमेंटल बॉडी तो है नहीं, ये नॉन प्रॉफिट है। तो ये क्या एक ऐसी बॉडी होती है जो पॉलिसी जो बनाई जाती है इंटरनेशनल लेवल पे उसको इन्फ्लुएंस करेगी। Committed to improving the state of world by engaging business, political, academic and other leaders society to shape global, regional and industry agenda। तो इसमें जस्ट मैं जो यहाँ पे आया शेप यानी कि जब ये अपने रिपोर्ट्स लाएँगे, डिस्कशन होंगे, डिबेट होंगे वहाँ पे, तो उससे जो वर्ल्ड के अराउंड जो डिफरेंट कंट्रीज़ है या फिर इंटरनेशनल लॉ मेकिंग है, उसके अंदर उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। राइट। इसके जो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है क्लॉस श्वाब, ये अभी भी इसके चेयरमैन हैं एंड फाउंडर भी यही हैं। देन सम मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फोरम है, तो इसके लिए इससे इसकी वजह से इसके जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर बार। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो अभी हमने जस्ट देखा, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ये इनसीड के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस इनसीड दोनों मिलके ये निकालते हैं। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे स्कीम्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करती है। डेवलपिंग कंट्री टैग टू चाइना। अब चाइना को हमें पता है कि उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, फिर भी उसको डेवलपिंग कंट्री का टैग है। चाइना इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। अब जो हम सीन ये हमें समझना है कि डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री का जो टैग है, वो कंट्रीज़ खुद से चुनते हैं। ठीक है ना? आपको वर्ल्ड बैंक या फिर डब्ल्यूटीओ ऐसा कुछ बोल के नहीं देगा कि यू आर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग।
वो आपको खुद से चूज़ करना है, दैट्स द की थिंग। WTO हैज़ नॉट डिफाइंड डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन, ये अराउंड द वर्ल्ड ट्रेड देखती है। ट्रेड के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको डील करेगी। एंड देयरफॉर मेंबर कंट्रीज़ आर फ्री टू अनाउंस वेदर दे आर डेवलप्ड और डेवलपिंग। सपोज़ इंडिया अगर मेंबर है WTO की, तो इंडिया खुद से बताएगी कि हम डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो WTO लैक्स ए प्रॉपर डेफिनिशन, यहाँ कोई ऐसा डेफिनिशन नहीं है कौन डेवलप है, कौन डेवलपिंग है। अदर मेंबर्स कैन चैलेंज, लेकिन दूसरे मेंबर्स जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। अगर सपोज़ कल को यूएसए भी बोले कि वी आर आल्सो डेवलपिंग, तो फिर बाकी कंट्रीज़ उसको चैलेंज करेंगे। देन वर्ल्ड बैंक की भी कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे हमने वर्ल्ड बैंक WTO का देखा, डेवलपिंग, डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनका डिस्टिंक्शन होता है। सेम वे वर्ल्ड बैंक भी कुछ कंट्रीज़ को कुछ 4 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करती है। 4 इनकम ग्रुप्स, लो, लोअर मिडल, अपर मिडल एंड हाई इनकम कंट्रीज़। तो वर्ल्ड बैंक एंड WTO का क्राइटेरिया अलग-अलग है। वर्ल्ड बैंक 2 में डिवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक 4 में डिवाइड करता है। ठीक है? उसमें ग्रॉस नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम जो है, वो काउंट किया जाता है और हर साल 1 जुलाई को इस जो डेटा होता है, उसको अपडेट कर दिया जाता है। राइट? उसके बाद इंडिया जो है, अब हमें इंडिया का भी स्टेटस पता होना चाहिए। तो इंडिया जो है हमारा लोअर मिडल इनकम कंट्री में आता है। लोअर मिडल इनकम कंट्री यहाँ पे, सेकंड, नीचे से सेकंड। ठीक है ना? इसमें आता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, और वैसे हम डेवलपिंग कंट्री अकॉर्डिंग टू WTO। तो ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स। एक बार हम इसको फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। WTO में चाइना को जो है डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है, इंडिया जो है वो लोअर मिडल इनकम कंट्री में आता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, और WTO के अकॉर्डिंग डेवलपिंग में आता है। ये कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट्स हैं, जिसमें ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, जेंडर गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, एनर्जी ट्रांजिशन है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म है, एंड ग्लोबल आईटी रिपोर्ट्स हैं। ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करती है, और इसका जो फाउंडर है वो क्लॉस श्वाब इसके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। जल जीवन मिशन हमने देखा कि जो टारगेट है हर घर नल का जल, 2024 तक हर घर में न जल पहुँच जाने चाहिए। इसके लिए 15 55 लीटर 55 लीटर वाटर जो है वो पर पर्सन पर हाउसहोल्ड दिया जाएगा, ठीक है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 4 स्टेट्स 3 स्टेट है, गोवा एंड तेलंगाना, 2 स्टेट एंड 2 यूटी जो है वो 100% हर घर नल का जल पहुँच चुका है उनको। 2 स्टेट, 2 यूटी, ठीक है? सिटीज़नशिप अमेंडमेंट में से 6 ऐसे रिलीजन हैं जिनको यहाँ बुलाने की कोशिश की जा रही है, नॉन मुस्लिम्स हैं, और जो लास्ट डेट है वो 21 दिसंबर 2014 है। 3 कंट्रीज़, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। देन टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट की हमने कुछ डेफिनिशंस देखी थी, जो कि आप इसको देख सकते हैं, राइट? उसके बाद जो ये डेटा रिलीज़ करती है वो एनएसएसओ रिलीज़ करती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइज़ेशन, वो डेटा रिलीज़ करती है। आईएमटी त्रिलत यानी कि ट्राइलेटरल, इसमें इंडिया, मोज़ाम्बिक एंड तंजानिया, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और प्लस सागर स्कीम के बारे में भी बताया कि ये इंडियन ओशन में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, जिसमें सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमने वोल्केनो देखे कुछ, इंडिया के जो ओनली वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो है बारन आइलैंड है। उसके बाद मोना लोआ हमने देखा एंड मौना किया देखा। मोना लोआ दुनिया की सबसे बड़ी वोल्केनो है जो कि एक्टिव वोल्केनो है, एंड मौना किया उसकी सबसे टॉलेस्ट वोल्केनो है। उसके बाद हमने ब्लैक सी देखा। ब्लैक सी में हमने देखा कि कैसे ब्लैक सी से एज़ोप सी जुड़ा हुआ है, उसके लिए स्ट्रेट ऑफ कर्श है। देन ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा जुड़ा हुआ है, बोस्पोरस स्ट्रेट से सी ऑफ मरमरा से एजियन सी जुड़ा हुआ है, डार्डनेल्स स्ट्रेट से। ये हमने यहाँ पे देखा। 6 कंट्रीज़ हैं जो कि इसका पार्ट है। ब्लैक सी के चारों तरफ बाउंड्री करते हैं। ब्लैक सी को यूक्रेन सी भी कहते हैं, राइट? ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे माचू रिवर देखा, जिसमें मोरबी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, और यहाँ पे सिरेमिक इंडस्ट्री भी इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है, क्योंकि 70% सिरेमिक इंडिया की वहीं से आती है। देन हमने देखा बैंगलोर की ये नादप्रभु केम्पेगौड़ा, ये हमने देखा कि बेंगलुरु को इन्होंने फाउंड किया था, नादप्रभु केम्पेगौड़ा, और ये विजयनगर के एक चिफ्टन थे, और ये यलहंका में इनका जो एरिया था रूलिंग का वो यलहंका था। ठीक है? ये देखा हमने। देन हम देखते हैं कि फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो कि इश्यू किया गया है, राइट? इंडिया ने इसको इश्यू किया है। इसमें ये पंचामृत जो हमारा 5 वाव्स है, उसको फुलफिल करने के लिए कॉप 26 ग्लासगो में हुआ था, वहीं पे ये आइडिया आया था। एंड देन इससे हमें नेशनली डिटरमाइन्ड जो गोल्स हैं हमारे, उसको अचीव करने में हमें फ़ायदा मिलेगा।
ग्रीन बॉन्ड्स से जो पैसे आते हैं, जो फंड रेज़ होता है, इन्वेस्टमेंट जो आते हैं, उसको सिर्फ़ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही खर्च किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। इससे हमारा जो नवंबर का जो फर्स्ट वीक का करंट अफ़ेयर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इट्स नॉट ओनली नवंबर का करंट अफ़ेयर्स, इसमें जैन, फ़ेब, मार्च इस तरीके से मैंने हर महीने के करंट अफ़ेयर्स से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे निकाल के मैं ला रहा हूँ। दिसंबर में आप ये समझिए, दिसंबर के करंट अफ़ेयर्स के साथ-साथ जितना भी हमने कवर किए हैं, उसमें पूरे 1 साल का ऑलमोस्ट करंट अफ़ेयर्स कवर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफ़ेयर्स में नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नवंबर के सेकंड वीक का होगा। सी यू देन। बाय बाय।